Students, welcome to PN National Public School online classes. I am a chemistry teacher प्रभाकर सिंह। चलिए आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कुछ पढ़ा दिया था आपको, जिसमें दो लॉज पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। एटम की डेफिनेशन मैंने बता दिया था। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही होता है। ठीक है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मैंने बताए थे कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, एटम्स के अंदर। है ना, जो कि ये एटम जो होता है फर्दर सब डिवाइडेड होता है, लेकिन हमारे वो क्या नाम था, डाल्टन साहब ने जो बताया था, उनकी डाल्टन की जो पास्चुलेट थी वो थोड़ी सी इस मामले में गलत हो गई कि उसको एटम को फर्दर डिवाइडेड किया जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना। ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कैसे डिस्कवरी हुई, क्या कैसे हुआ, है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल, है ना। अच्छा, न्यूट्रल पार्टिकल। अब इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी एटम अगर आप लेंगे तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। देखिए कौन कौन डिस्कवरी कैसे कैसे किया, कैसे कैसे आया, आपको चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। चैप्टर नंबर 4 में सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इसका ये न्यूक्लियस होता है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और अलग अलग सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अलग अलग सेल में, ठीक है ना, जिसको और इनको ऑर्बिट बोला जाता है, ऑर्बिट, ठीक है ना। अरे उसमें ऑर्बिट बोला जाता है, या सेल बोला जाता है बेसिकली। सेल बायो वाला नहीं, SHELL सेल, है ना। जैसे न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला K सेल होता है, फिर उसके बाद L सेल, M सेल, N सेल, ऐसे होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। पहले वाले सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों 2 होते हैं, आगे 4th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। दूसरे वाले में 8 होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट वाले में भी 8 18 ऐसे आगे कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। इनको कंबाइन तरीके से न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जो पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, जो कि सेंटर ऑफ द एटम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर, किसी एटम का सेंटर होता है, ठीक है। और इसके बाहर चारों तरफ ये सब जो ब्लैक वाले हैं वो क्या है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये हमारे सेल है, ऑर्बिट है। एनर्जी लेवल, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। ऑर्बिट है, सेल है, एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये सब इसके नाम है, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे एटम में अरेंजमेंट होता है, ये जान लिए। और कौन कौन डिस्कवरी किया है, चैप्टर नंबर 4 में जान लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इतने से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब जब एटम हमारे पास आ गया, तो अब उसके बाद सोचने लगे लोग कि सिंबल कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एटम का सिंबल कैसे कैसा होगा, कैसे क्या होगा। एलिमेंट्स जो हमारे, जो आज पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, पीरियोडिक टेबल जो आपके पास होगा, नहीं भी है तो आप ले लीजिए, क्योंकि अब आगे बहुत काम आने वाला है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे कुछ होते हैं, 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 क्या क्या होता है सब डिटेल में जानेंगे आगे, है ना। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में ये सारे एलिमेंट का पूरा नाम थोड़ी लिखा होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, इसका सिंबल कुछ दिया रहता है, ठीक है ना, सिंबल कुछ दिए होते हैं। तो सिंबल पहले क्या था ना कि डाल्टन साहब पहले डाल्टन, है ना, सिंबल देखिए पहले डाल्टन साहब ने कैसे बताया था कि जैसे क्या है, कार्बन को उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंबल। जब बाद में सिंबल की बात हुई तो उन्होंने बोला कि कार्बन जो होगा उनका सिंबल है कुछ इस तरीके का, ये पूरा ब्लैक कलर का पेंट, है ना, इसको कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने बताया कि सिल्वर को आप S से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिख के, सिल्वर, लीवर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सिल्वर, ठीक है। और भी बताया था उन्होंने कि ऐसे अगर मान लीजिए इसमें C लिख दे रहे हैं तो वो कार्बन नहीं, कॉपर होगा, कॉपर, ठीक है ना। ऐसे ही गोल्ड को उन्होंने दर्शाया था कि गोल्ड जो होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, ये गोल्ड,
ये गोल्ड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही और भी और चीज़ क्या था, एक चीज़ और देख लीजिए, हाइड्रोजन को उन्होंने बोला था कि एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो क्या है कि ये सिंबल्स जो ऐसे थे कि ऐसे बनाया जा रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना, सबके बारे में आप ठीक से नहीं, जैसे कार्बन को हम इससे ब्लैक से रिप्रेजेंट करें, ऐसे सी लिख दे तो कॉपर हो जाए, लोग कंफ्यूज होके इसको कार्बन बोल सकते थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं था पढ़ने का, ठीक है ना, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का ये अच्छा तरीका नहीं लगा। तो आगे चल के एक साइंटिस्ट है जे बर्जेलियस, कौन है, जे बर्जेलियस, उन्होंने सिंबल, एटॉमिक सिंबल मतलब एलिमेंट्स के सिंबल को आइडेंटिफाई किया, है ना। बोला कौन साइंटिस्ट, जे बर्जेलियस, जे बर्जेलियस, है ना। इन्होंने सिंबल बताया कि सिंबल जो होना चाहिए वो किसी एलिमेंट का, है ना, एलिमेंट का एब्रिविएटेड फॉर्म होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना, हाइड्रोजन किससे रिप्रेजेंट कर दीजिए, H से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H से लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी सिंबल आपको दिख रहे हैं, तो ये शुरुआत जो जिसने की है वो जे बर्जेलियस साहब हैं, इन्हीं के थ्योरी पे ये काम चल रहा है कि हम लोग सिंबल जो भी लिखते हैं वो उन एलिमेंट के नाम के एब्रिविएटेड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हाइड्रोजन ये हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, लोगों को नहीं, एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं, दैट मीन्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। हम केमिस्ट्री वाले लोग हमारे लिए एलिमेंट ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लिए क्या होता है कि लैटिन वर्ड थोड़ा सा यूज़ करते हैं, इसके लिए Ca यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, Ca। अब होता क्या था ना कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इससे पहले कॉपर था, सॉरी कार्बन था, कार्बन। अब कार्बन का क्या है कि कार्बन के लिए अगर हम C लिख दें तो कैल्शियम के लिए C नहीं लिख पाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा एक आगे वाला टर्म भी जोड़ देते हैं, है ना। ऐसे ही अलग अलग थोड़ा सा लिखते गए। अब देखिए मान लीजिए कॉपर आ गया, कॉपर, है ना, कॉपर के लिए क्या लिखेंगे, CO नहीं लिखते थे, इसके लिए Cu लिखते हैं कॉपर के लिए, ठीक है ना। इसके लैटिन नाम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लैटिन नेम के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, कुछ तो इनके एब्रिविएटेड फॉर्म में नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि आप सब के सब अच्छे से याद कर जाइए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ अगर आपका, तो सबसे पहले मान लीजिए आप हाइड्रोजन पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, ठीक है ना। इधर एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इधर आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, और इधर हम लिख देते हैं सिंबल, ठीक है। इधर क्या लिख देते हैं, सिंबल। जैसे पहला मैं अगर देखूँ, पहला तो वो आपका हाइड्रोजन, जिसको रिप्रेजेंट अभी थोड़ा लिख लिया जाए, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नॉट वर्किंग, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन, CHLORI, क्लोरीन, ठीक है ना। और लास्ट में एक और लिख देता हूँ मैं, आर्गन, है ना, इधर आर्गन, ठीक है। इसके आगे भी होता है लेकिन फिलहाल मैं 20 तक ही करता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 ये सब एटॉमिक नंबर है, इसी नंबर पे पाए जाते हैं, है ना। आप जब भी कभी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तो ऐसे याद कीजिएगा 1 2 3 4। जैसे हाइड्रोजन है, सबसे किनारे हीलियम दिखेगा, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आप पीरियोडिक टेबल खोल के रखिए, आपको सब दिखेगा उसमें, ठीक है ना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना, 19 20, आगे भी कंटिन्यू कर दिया जाए क्या, ठीक है, कर दिया जाता है। ये पोटेशियम हो जाएगा, 19 पोटेशियम का होता है, ठीक है। 20 किसका होता है, कैल्शियम का, 20 कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
manganese, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक। 30 तक। ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये जानबूझ के लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक ना, इतना बहुत ज़रूरी है आपको 9th-10th में अच्छा स्कोर करने के लिए। 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे डायरेक्ट पूछे कि भाई नंबर 25 पे कौन आता है, तो आप सीधे बोलिए मैंगनीज आता है, ठीक है। उसका सिंबल क्या है? अब सिंबल मैं बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ठीक ना। हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, ठीक ना, सोडियम का Na, ठीक ना। लैटिन नाम के अकॉर्डिंग है, S नहीं है यहाँ पे, Na है, ठीक ना, लैटिन नाम के अकॉर्डिंग। मैग्नीशियम Mg, ठीक ना, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, ठीक ना, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का C स्मॉल लेटर L, Cl, आर्गन का Ar, ठीक ना, पोटेशियम का K लैटिन नाम के अकॉर्डिंग, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, आयरन Fe, निकेल Ni, कोबाल्ट C स्मॉल o, कॉपर Cu, जिंक का Zn, ठीक ना। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कि 24 पे कौन है, 25 पे कौन है, क्या नाम है, क्या सिंबल है, तो ये सब आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो ये सारी 30 के 30 आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये बात समझ आ रही है आपको। तो सिंबल जो हो गया, सिंबल के आधार पे सबको डिवाइड किया गया, और ये बताने वाले जो हैं वो जे बर्जेलियस हैं, वो बताए थे कि सिंबल को कैसे नाम देना है। उनके लैटिन नाम के अकॉर्डिंग दे दीजिए, लैटिन नाम के पहले सिंबल के अकॉर्डिंग दे दीजिए, या अगर कोई रिपीट कर रहा है तब लैटिन के हिसाब से देना है। रिपीट नहीं कर रहा है तो आप उसी का फर्स्ट लेटर उठा के आप उसका क्या कह सकते हैं, उसका सिंबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे चल के जब आप 11th में आएंगे तो उसमें 11th में आपको मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे आप जानते हैं कि इस टाइम हमारे पास नॉन एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो 140 प्लस है, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो 114 एलिमेंट्स के नाम कैसे देंगे, है ना। तो 100 के बाद से नाम कैसे दिया जाता है ये मैं बताऊंगा अच्छे से। बाकी सब तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसका सिंबल पहले से ही तय है। ये 100 के बाद वाले का आप खुद बना सकते हैं, बाद में इनका भी नाम दिया गया दूसरे साइंटिस्ट पे, है ना। तो आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल तो ये आपको 30 तक याद करना है ना, बिना किसी कंप्लेन के आपको ये 30 याद करना है। कुछ भी हो जाए आपको ये 30 के 30 याद करके रखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, एटम्स हो गया था ना, एटम्स हो गया, डेफिनेट सिंबल में समझा दिया। अच्छा, सिंबल से क्या मतलब है, सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब आपको ये सिंबल पढ़ के क्या फ़ायदा मिला। देखिए, सिंबल से आपने एलिमेंट का नाम जान लिया, ठीक है ना, एलिमेंट का नेम समझ सकते हैं आप एलिमेंट का, ठीक ना, कौन कौन से एटम इन्वॉल्व हैं ये भी समझ सकते हैं, ठीक ना। और क्या है कि कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आप जान सकते हैं, कितना एटम उसमें प्रेजेंट है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिंबल से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। और लिखने में भी आसान होता है ना, हर जगह आपको बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ता है। बेरिलियम लिखना होगा तो सिर्फ Be से काम चला लेंगे, ठीक है ना। सोडियम लिखना होगा तो Na से काम चला लेंगे, ठीक है। तो क्या है, चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, ईजी भी हो जाती है, लिखने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिंबल्स की खास बात है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं एटॉमिक एटम, इसके बाद क्या था। हाँ, बार बार एक टर्म आता है आपके सामने, AMU, ठीक ना। क्या आता है, AMU स्मॉल a लिखा रहता है, AMU, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए होता क्या है कि जैसे क्या है कि आप जो भी सामान आप मार्केट में लेते हैं वो किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करके लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी सामान खरीदने गए तो उसका एक साइड में क्या होता है कि वो वेइंग मशीन वाला वो ईंटे का मतलब क्या है, बटकरा रखता है ना,
है ना। तो वो एक साइड में बटका रखता है, एक साइड में आपका सामान रखता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस करता है, बैलेंस करने के बाद आपको सामान देता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि एक साइड में तराजू की एक साइड में कुछ वेट वाला चीज़ रखता है और तराजू के एक साइड में आपका जो सामान होता है वो रखता है, ठीक है ना। अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग ये सामान तौल के देता है, यानी कि क्या है कि कुछ ना कुछ फिक्स क्वांटिटी से कंपेयर करके दे रहा है ये, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ फिक्स क्वांटिटी से कंपेयर करके देता है। इसी हिसाब से आपको क्या है, जब एलिमेंट आप खोजते हैं कोई भी एलिमेंट, तो उसका मास बताने के लिए आप उसका एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। कार्बन का जो 12 वाला, इसमें कार्बन के कई सारे फॉर्म मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, ये सब मिलता है। तो कार्बन जो 12 होता है, ठीक है ना, कार्बन 12 का अगर 1/12 पार्ट करते हैं तब आपको जितना वेट फाइंड आउट होता है उसको आप बोलते हैं 1 AMU। यानी कि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट 1 AMU कहलाता है ना। कोई पूछे कि AMU क्या होता है, तो AMU इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। कार्बन 12 एटम के 1/12 भाग को, मतलब 12वें भाग को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU, है ना। अरे उसमें तो ये AMU बार में आता है। तो हम जितने भी आप मास डिराइव करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, है ना, हाइड्रोजन का 1U, AMU को शॉर्ट फॉर्म में U भी लिखते हैं, है ना। कभी कभी U भी लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा 1U। ऐसे हीलियम का 4U, है ना, लिथियम का 7U, है ना, बेरिलियम का 8U, है ना, 10U, कार्बन का 12U, ठीक है। तो ये सब ऐसे लिखा रहता है। आगे चल के आपको ये मैं आगे पढ़ाऊँगा कि कैसे कैसे मास निकालते हैं, है ना। तो एटॉमिक मास यूनिट ऐसे यूज़ करते हैं। एटम है, उसका मास जो होगा वो एटॉमिक मास यूनिट है, जो किससे कंपेयर करा के लिया गया है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट एक साइड में रखा गया, जैसे इधर एक साइड में रखा गया। अब ये इससे कितना टाइम हैवियर आता है वो हम मान लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हीलियम को लिखा जाएगा तो 1/12 पार्ट से 4 टाइम्स हैवियर आता है वो, है ना, 4 टाइम्स हैवियर आता है, इसलिए इसका मास क्या होता है 4U। क्लियर है ना। तो ये 1 AMU क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। तो इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसे ही एटॉमिक मास यूनिट तो समझ में आ गया। एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी एक एग्जांपल से समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे होता है, हाँ ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। देखिए ये क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, है ना। पूरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज होता है, तब जाके हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के ना 3 फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18, है ना। जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है ऑक्सीजन 16 99% अवेलेबल होता है ना। और ये इसकी बात करें तो 0.37% अवेलेबल होता है, और इसकी बात करेंगे तो 0.200% अवेलेबल होता है ना। अच्छा ऐसा होता है, मतलब ये थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि जोड़ के 100% होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो जोड़ के देख लीजिएगा 100% पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, ठीक है ना। तो 100% अगर मतलब पॉइंट का मैं डिफरेंस ले आऊँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके लिया, है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको ज़्यादातर यही मिलता है, बाकी सब कम कम मिलता है। लेकिन अब क्या करेंगे ना कि जब देखेंगे इसका एटॉमिक मास, तो हम इन सब का एवरेज लेके बताते हैं कि इस पूरे ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक मास हम कितना लेके कैलकुलेट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को मैं आपको देखेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा 16U लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, ऑक्सीजन तो ये 16, 17, 18 तीनों भाग में मिलता है, ये एटॉमिक मास होता है सबका, ठीक है ना। तो हम क्यों बार बार 16 ये लेते हैं, है ना, क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि हम हर बार रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, इनका एवरेज लेते हैं। तो कैसे एवरेज निकलता है, इसका 99 इंटू ये 16%, है ना, ये हो जाएगा प्लस 0.37 इंटू 17%, ठीक है, और प्लस 0.200 इंटू 18 अपॉन 100। अगर ये सॉल्व कर लें आप तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास आता है, जो कि आप देखेंगे तो 15.999 समथिंग आता है, जिसको आप बोलते हैं 16U, ठीक है ना। इसलिए ऑक्सीजन का मास आप आगे चल के देखेंगे कि 16U होता है, ठीक है ना।
तो ये बातें समझ रही है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है। सारे आइसोटोप्स, इन सबको आइसोटोप्स बोला जाता है। सारे आइसोटोप्स का जब एवरेज निकाल लेते हैं तो जो मास आता है, जो ओवरऑल सबके लिए माना जाता है, उसको आप रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, कितना बात समझ आ रहा है? चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन सब आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान आसान है। इसमें मेन चीज़ आप जो पढ़ना है वो आगे आएगा कुछ दिन में, ठीक है। फॉर्मूला बनाना और मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेयर इज द ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच, यस, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं एटम्स। जो हमारे एटम होते हैं, एटम बेसिकली, एटम जो आप पढ़े हैं, है ना, एटम को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम से आप दो चीज़ बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं, है ना, या एटम का आयन बना सकते हैं, है ना। अरे या एटम का मॉलिक्यूल बना सकते हैं या आयन बना सकते हैं। अब देखिए पहले हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ एटम, इट इज़ द ग्रुप ऑफ एटम्स which exist independently, है ना, which exist independently, मतलब ये ग्रुप ऑफ एटम होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब ये इन्वायरमेंट में फ्री स्टेट में मिलता है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसी से कंबाइन नहीं है, वो हमेशा चारों तरफ घूम रहा है। ऑक्सीजन हमेशा चारों तरफ घूम रहा है जो आप ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ग्रुप ऑफ एटम है, कार्बन ऑक्सीजन को मिला के, ये ऑक्सीजन को मिला के, है ना, ये सब जो होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉरी, ये मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए ना, कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बनना चाहिए, सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से मिलकर O2 बनाया, है ना, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं ना, तो उनको हम दूसरा नाम देते हैं कंपाउंड, वो आगे आपको पढ़ना है ना। तो सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, जैसे H2 O2, है ना, और भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे P4 हो गया, है ना, और क्या S8 हो गया, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल हैं, है ना। अरे सुन, ये सब मॉलिक्यूल हैं। दो हाइड्रोजन को मिला के एक मॉलिक्यूल बनाया गया, दो ऑक्सीजन को मिला के एक मॉलिक्यूल बनाया गया, है ना। ये P4N2, है ना, N2 भी होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होता है कि एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इसमें एक बात पूछी जाती है कि इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी, है ना। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कितना एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है ना। तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन H2 का पूछ दिया गया, तो आप देखिए इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, दो, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, दो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लिखिए O2 N2F2, है ना, NaC, और क्या P4 S8, ठीक है। इनकी एटॉमिसिटी देखा जाए तो ये ध्यान से देखेंगे तो O2 कितना है, O के दो मॉलिक्यूल हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 2, F के भी दो हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 2, सोडियम का एक है एटॉमिसिटी 1, कार्बन का एक एटॉमिसिटी 1, फॉस्फोरस के 4 एटॉमिसिटी होगी, P4 है तो, और इसकी 8 होगी, 8 है तो, है ना। इनका स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर बनता है ना। P4 का स्ट्रक्चर में बनाऊँ तो चार P होते हैं ऐसे 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 ऐसे, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं डायगोनली भी, है ना। P4 का स्ट्रक्चर होता है ना। और S8 का स्ट्रक्चर मैं बना दूं आपको, S8, है ना। तो S8 का स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। क्राउन स्ट्रक्चर आप ये देख लीजिए, क्राउन स्ट्रक्चर, जैसे क्राउन आप जानते हैं ना, क्राउन मतलब ताज, ठीक है। तो ये क्राउन स्ट्रक्चर मैं अगर थोड़ा सा बना दूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे S8 हो गया, है ना। ये जो पॉइंट है इनको हटाइए, यहाँ पे हटाइए हटाइए हटाइए, ठीक है, और हर जगह S लगा दीजिए, 3 नीचे, ये चौथा S, थोड़ा सा ब्लैक पेन से नहीं करते हैं, हाँ, थोड़ा सा कलरफुल कर दें, ठीक है। तो जैसे S हो गया, S हो गया, S हो गया 3, ये 4, ये 5, 6, 7, एक कहाँ गया। क्राउन कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। ओह, मैं यहाँ छोड़ दिया, S8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये होता है इसका क्राउन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ S8,
है ना, S8 का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। P4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा अच्छे से बना दिया जाए, क्या अच्छे से बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बीच में P P P और P लगा दिया जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड, ऐसे, ये P4 स्ट्रक्चर है और ये S8 का स्ट्रक्चर है ना। तो कुछ इस तरीके की एटॉमिसिटी आप फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कितने एक मॉलिक्यूल बनने में कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है P4 में 4 एटम होते हैं और S में 8 एटम होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन में 2 होते हैं, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं O डबल बॉन्ड O, है ना, H सिंगल बॉन्ड H, F सिंगल बॉन्ड F, है ना। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्यों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब आता है। तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ रही है आपको। चलिए तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये मॉलिक्यूल की कहानी थी। तो मॉलिक्यूल में क्या है कि मॉलिक्यूल्स के केमिकल फॉर्मूले की बात की जाएगी। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना, क्या होता है, ये आगे की क्लास में और डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल तो ये अभी इतना समझ आएगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, ये बातें समझ में आ गई। अब इसमें एक दूसरा पार्ट बताया था मैंने, आयंस, वो आयंस देख लेते हैं। आयंस क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, है ना। आयंस जो होते हैं, आयंस इज ए चार्ज स्पेसीज ऑफ एन एटम, है ना। किसी एटम के चार्ज स्पेसीज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम लिखूं Na और इसका अगर आयन बनाना हो तो Na पॉजिटिव लिखूंगा मैं, है ना, सोडियम आयन, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है ना, तो उसको आप बोलते हैं कैटायन। आयन 2 टाइप के होते हैं, है ना, आयन 2 तरीके के होते हैं। कैसे कैसे, आयंस को 2 भाग में कैटेगराइज कर दीजिए। तो एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है ना। एक कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। कैटायन उनको बोलते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज। एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, Cl माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, है ना, F2 माइनस, ठीक है। ये सब जो होते हैं, है ना, तो इनको एनायन बोलते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उनको कैटायन बोलते हैं। अब ये चार्ज कैसे आता है, तो इनके लिए इनकी वैलेंसी जाननी पड़ती है। वैलेंसी हमारी अगले क्लास की टॉपिक है ना। फिलहाल ये फिर से एक बार देखिए, समझिए और आप बुक से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।